कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि संस्कृत क्या होता है। उसके बाद हमने चर्चा किया कि संस्कृत कैसे आगे बढ़ा, संस्कृत के कितने पक्ष होते हैं, एक एक पक्षों को उसका एनालिसिस किया। अब आगे की क्लासेस में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी व्याकरण खंड के कौन कौन से नए नए टॉपिक्स निकल करके आते हैं और उनका अध्ययन किया जाए तो कैसे किया जाए, और उनको हम तो पहले ही बताएं साइंटिफिक तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण के बारे में आप लोग जो है इससे पहले पढ़ चुके होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। यदि कोई जानता है तो आप लोग बता सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। कौन कौन बता सकता है? ये आप बता सकते हैं, और कौन कौन बता सकता है? चलिए आप खड़े हो जाइए, बताइए वर्ण किसे कहते हैं। चलिए बैठ जाइए, आप बताइए वर्ण किसे कहते हैं। आप बताइए वर्ण किसे कहते हैं। चलिए ठीक है। वर्ण के बारे में बहुत लोगों ने बताया, सही आंसर बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ण वह ध्वनि होती है अथवा वर्ण व्याकरण की वह इकाई होती है जिसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसे इसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक हम वाक्य लिख रहे हैं। राम आम खाता है। अब इसके अलग अलग सभी पहलुओं को तोड़ने का हम कार्य प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि वर्ण आखिरकार आया तो कैसे आया, और फिर आगे हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि हम इसके तीन भाग को तोड़ दे तो अलग अलग भाग बनेगा। राम अलग हो जाएगा, आम अलग हो जाएगा, और खाता है जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है ये शब्द बने। क्या बने? शब्द। अर्थात कि देखिए, शब्द की परिभाषा अभी आप लोग को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, फिर उल्टा से हम सीधा चलेंगे। हर एक लोगों के पढ़ाने के अपने अपने तरीके होते हैं, हमारे भी पढ़ाने के अपने तरीके हैं, हम आपको समझाएंगे। शब्द क्या होता है? जब वाक्य क्या होता है? जब अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाए और उसका यदि सार्थक कोई अर्थ निकले तब उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्य। राम एक शब्द है कि नहीं है? है। हमने कहा सही बात है, शब्द है। आम भी एक प्रकार का शब्द है कि नहीं है? है। और खाता है भी एक प्रकार का क्या है? शब्द है। हमने कहा सही बात है। और इन सभी शब्दों को हमने जोड़ा और चूंकि इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है? सार्थक अर्थ, अर्थात कि सही सही अर्थ निकल रहा है, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, तब उसे हम लोग वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य। यानी कि वाक्य को यदि खंडित किया जाए, वाक्य को यदि तोड़ा जाए तो शब्द प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शब्द। सबसे पहला एमसीक्यू आप लोग का तैयार हो गया। यदि वाक्यों को खंड किया जाए, वाक्यों को यदि तोड़ा जाए तो उससे क्या प्राप्त होता है? शब्द प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? शब्द। हमने कहा सही बात है। अब शब्दों को खंडित करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जैसे में कि यदि एक एमसीक्यू आ गया, आप लोग को बताना नहीं है, पहले समझना है कि व्याकरण की कौन सी इकाई है जिसको हम लोग खंड और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में आया वाक्य। क्या आया? वाक्य। तो ये आखिरकार ऑप्शन में सही आंसर होगा कि नहीं? तो इसका आंसर होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिकली इसको देख लिया कि यदि राम आम खाता है एक वाक्य है तो इसको हम लोग शब्दों के रूप में तोड़ सकते हैं। हमने कहा सही बात है, अर्थात कि ये जो होगा नहीं होगा। अब हमें शब्द प्राप्त हुए। क्या हम लोग शब्दों को खंडित अथवा टुकड़ा कर सकते हैं? हमने कहा यह भी आंसर जो होगा वो नहीं में आएगा, क्योंकि आगे अब आपको दिखाना है कि शब्द कैसे खंडित होता है। यदि शब्द को खंडित करने का कार्य हम लोग करें तो जो राम शब्द है, इस राम को यदि आप खंडित करिएगा तो र धन अ धन म होगा। सही बात है। आम को यदि खंडित करिएगा तो इसका खंडन होगा। देखिए ध्यान से, एक एक चीज को बताएंगे आगे चल के। अ धन म धन अ होगा। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे हो रहा है,
लेकिन 1 मिनट के बाद आप लोग जब स्वर और व्यंजन पढ़ लीजिएगा, आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और सस्पेंस जितना दिमाग में बैठा हुआ है वो सारा क्लियर हो जाएगा। खाता है, अब तक खाता है, तो खाता जो आया ख धन अ धन त धन अ आया। हमने कहा सही बात है। अब शब्दों को भी तोड़ा जा सकता है, शब्दों को भी क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो यदि फिर से यही एमसीक्यू में प्रश्न आया कि बताइए व्याकरण की वह कौन सी इकाई है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो पहले ऑप्शन को तो हमने देख लिया प्रैक्टिकल रूप से कि वाक्य तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, सामान्यतः यही ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन में, दूसरा ऑप्शन जो होगा वो शब्द होगा। हमने कहा कि देखिए प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया कि शब्दों को भी क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। अब शब्द, जैसे वाक्यों को हम लोगों ने तोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, शब्द प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, शब्द प्राप्त हुआ। अब शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न ये उठना चाहिए। तो यदि दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ा जाए और यदि उसका सार्थक अर्थ निकले तब उसे शब्द कहा जाता है। सारी पॉसिबिलिटी जो है वो सार्थकता पर टिकी हुई है, सारी पॉसिबिलिटी वहीं पर टिकी हुई है। सही सही अर्थ निकलेगा तब हम आपकी बात मानेंगे, और अन्यथा आपकी बात हम मानने वाले नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने शब्दों का खंड किया तो हम लोग को वर्ण प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, वर्ण। अब मैं आप लोग को चैलेंज देता हूं, जो वर्ण प्राप्त हुए इनको खंडित करके दिखाइए। कौन कौन है जो खंडित कर सकता है, कौन कौन है जो खंडित कर सकता है, कोई कर सकता है, रिस्पॉन्स दीजिए। कर सकता है हाँ या ना, नहीं कर सकते हैं। अर्थात कि हम यहाँ पर प्रूव्ड कर दिया आप लोगों को कि वर्ण जो होती है, आप लोगों ने सही सही परिभाषा बताई, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन जैसा कि स्लोगन है पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, तो उस तरीके से आपको हमें पढ़ाना है कि आप दूसरे कोई को सिद्ध करके दिखाएं। सिद्ध करना सब लोगों के बस की बात नहीं है, उनका मेथड दूसरा होता है। वो आपको वर्ण चालू करेगा, ठीक है भाई साहब आप पढ़ रहे हैं, और चालू करेगा, कब खत्म करेगा कोई उसका ये नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण क्या है, वर्ण व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहला एमसीक्यू आप लोग के हो सकता है, आज आप लोग का संस्कृत का टेस्ट था क्या, कौन सा टेस्ट था, इंग्लिश का था। संस्कृत के टेस्ट में यदि ये क्वेश्चन नहीं आया तो वो हमारी जिम्मेवारी है, पूछता ही पूछता है। एग्जाम में भी हो, कोई सिंपल सा टेस्ट हो, उसमें पूछता है कि बताइए व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है वर्ण। कौन सा है, वर्ण है, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब कैसे आपको हमने दिखा दिया कि जो र है इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और जो है इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे और भी सस्पेंस क्रिएट होने वाले हैं। क्यों क्रिएट होने वाले हैं, क्योंकि यदि मैंने यहां पर लिख दिया आ, तो आ का तो खंड होता है, अ धन अ बराबर आ होता है। क्या होता है, अ धन अ बराबर आ होता है। हमने कहा अरे अभी ने आपने तो बताया कि जो वर्ण है उसका टुकड़ा नहीं होता है, यहाँ पे तो टुकड़ा हो गया, ये कैसे संभव है। अब तो आप हमको मूर्ख बना रहे हैं, अथवा जो व्याकरण की पुस्तक है वो मूर्ख बना रही है, अथवा जो हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं स्कूल में वो मूर्ख बना रहे हैं, अथवा जो यूट्यूब पर सज्जन गण हैं वो लोग हमको मूर्ख बना रहे हैं। हमने कहा नहीं, टुकड़ा क्या होता है वो हम आप लोग को समझाएंगे, और तोड़ना क्या होता है, अलगाव क्या होता है, और विभक्त होना क्या होता है, हम आपको एक एक माइनर माइनर पॉइंट को समझाएंगे। देखिए ध्यान से, एक और हम लिख दे रहे हैं, जैसे में कि ए है, तो ए का यदि आप खंडन करिएगा तो अ धन ई बराबर क्या होता है, ए होता है। हमने कहा सही बात है, तो ये तो टुकड़ा हो रहा है, तब ये वर्ण कैसे है, समझ में आया कि नहीं। अब आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा और एक साथ उत्तर देना है। लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिक से सारा चीज समझा जा सकता है, वैज्ञानिक तरीका है। देखिए एक परिवार है, परिवार के एक सज्जन है, उन्होंने कहा कि हमको परिवार में रहना सही नहीं लग रहा है, हम अपने परिवार के साथ जो संबंध है वो तोड़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, संबंध तोड़ने जा रहे हैं। हमने कहा सही बात है। तो जब उन्होंने अपने परिवार से, किससे, परिवार से संबंध तोड़ दिया, तो क्या अपने परिवार के साथ रहेंगे, आपका आंसर होगा नहीं। बात है, इससे बेहतर कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति है, वो हिंदू धर्म के हैं, ठीक है ना। लॉजिक हमको समझना है, हम कोई भी लॉजिक अपनाने के लिए तैयार हैं, इसको कोई आलोचना नहीं समझेगा, कोई क्रिटिसिज्म नहीं समझेगा, हमको कैसे भी संस्कृत को समझना है, और उसके लिए लॉजिक अलग अलग प्रकार के अपनाए जाते हैं, हमको कैसे भी समझ। एक व्यक्ति जो है वो हिंदू धर्म का है, किस धर्म का है, हिंदू धर्म का है। उसने कहा कि भाई साहब हम हिंदू धर्म की मान्यताओं को नहीं मानेंगे, हिंदू धर्म में बहुत सारी रूढ़ियां हैं, ये करना होता है, हम तो अपने मन का करेंगे। उसने किसी अन्य धर्म को अपना लिया, कोई भी अन्य धर्म को उसने अपना लिया, तो उसने जो है हिंदू धर्म के साथ अपने नाते क्या कर दिए, तोड़ दिए। क्या कर दिए, तोड़ दिए। हमने कहा सही बात है, आपने तोड़ दिए। अब बताइए कि जब उसने इस नाते को तोड़ दिया
तो क्या हिंदू धर्म को वो मानेगा? नहीं मानेगा। क्या वो हिंदू की जाति को मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अ जब टूट रहा है, सॉरी, आ जब टूट रहा है, तो वो तो अधन अ, यहाँ पर अ भी जो है वो वर्ण ही है, और यहाँ पर भी जो अ है बैठा है वो भी वर्ण ही है। यहाँ पर ए जो है तो ये खंडित हुआ तो अधन ई के रूप में बना, तो यहाँ पर अ जो बैठा हुआ है ये भी एक प्रकार का क्या है, वर्ण ही है, और ये ई जो है एक प्रकार का क्या है, वर्ण है। तो अभी अभी आपने हमने देखा, और आपने भी देखा कि जो हिंदू धर्म से ये व्यक्ति जो अलग हुआ, तो इसने अपने हिंदू धर्म को त्याग दिया, वो हिंदू धर्म में जाने वाला नहीं है। हो सकता है उसका मन बदले तो वो बाद में जाए, लेकिन अभी जो है वर्तमान समय में वो हिंदू धर्म को मानने वाला नहीं है। तो यानी कि उसकी जाति अब चेंज हो गई। उसकी जाति चेंज हुई कि नहीं हुई? हुई। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी यदि टुकड़ा होता तो ये वर्ण का जाति छोड़ता कि नहीं छोड़ता? ये किसी और या तो शब्द बनता, या तो वाक्य बनता, या फिर व्याकरण का कोई और खंड बनता। लेकिन अभी भी ये किसका जाति धारण किए हुए है? वर्ण का। किसका जाति धारण किए हुए है? वर्ण का। तो ये चूंकि ये इसको टूटा हुआ नहीं कहा जाता है, इसको थोड़े समय के लिए ऐसा लग रहा है कि ये टूट रहा है, लेकिन वास्तविक तरीके से यदि देखा जाए, सिद्धांतिक तरीके से यदि देखा जाए, और अंततोगत व वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, तो इसे टूटा हुआ नहीं कहा जाता है। चूंकि इसलिए टूटा नहीं कहा जाता है क्योंकि ये खंडित होने के बाद भी अपनी जाति को धारण किए हुए है। यानी कि यदि कोई कह रहा है कि वर्ण व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है जिसका टुकड़ा संभव नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन उससे आप एक बार प्रश्न जरूर करिएगा कि आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं? कहिए कि कैसे? तो एक प्रश्न उठाइएगा उसके समक्ष कि आ जो है वो तो टूट रहा है, अधन अ बराबर आ होता है। ए जो है वो तो टूट रहा है, अधन ई बराबर ए होता है। यहाँ तक कि जो यहाँ पर क है, इसको भी यदि तोड़िएगा तो क अधन अ होगा। लेकिन यहाँ पर भी ये खंडित हो रहा है, तो क जो है वो भी एक प्रकार का वर्ण ही है, और अ भी है वो भी एक प्रकार का क्या है, वर्ण ही है। चूंकि अपने धारण जाति को धारण किए हुए है, इसलिए इसे टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो वर्ण समझ में आएगा किसे कहते हैं? व्याकरण की वह सबसे छोटी इकाई जिसका टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, व्याकरण की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन संभव ही ना हो उसे ही वर्ण कहा जाता है। अब यदि कोई प्रश्न उठाए कि बताइए आ का तो खंडन हो रहा है, अधन अ इक्वल टू आ होता है, हमने कहा ठीक है आप तो सही बता रहे हैं, लेकिन जैसे जब कोई भी चीज टूटता है तो उस स्थिति में वो अपनी जाति को चेंज कर देता है, लेकिन ये खंडित होने के बाद भी अपने जाति को क्या किए हुए है, धारण किए हुए है, जाति का रूप लिए हुए है, इसलिए इसे हम लोग खंडित नहीं कह सकते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? लॉजिक समझ में आया जी? चलिए स्टार बना के लिखिए वर्ण। पहले ऊपर हेडिंग बना लीजिएगा वर्ण विचार। आप लोग को ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना? विचार बनाइए, लिखिए वर्ण विचार। देखिए, वर्ण, वर्ण व्याकरण की वर्ण व्याकरण की वह सबसे छोटी इकाई होती, वह सबसे छोटी इकाई होती जिसका खंडन संभव नहीं है, जिसका खंडन संभव नहीं है। परंतु परंतु इसका खंडन किया भी जाए
इसका खंडन किया भी जाए तो यह अपनी जाति को तो यह अपनी जाति को धारण किए हुए रहता है, धारण किए हुए रहता है। हो गया। जैसे में लिखिए, जैसे आ, ये आ के नीचे ऐसे एरो बनाइए, अधन अ, ये भी वर्ण ऐसे करिएगा, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, और ये भी वर्ण है। या खंडन तो हो रहा है परंतु अपने जाति को धारण किए हुए है, इसलिए इसको टुकड़ा होना नहीं कहा जा सकता है, या फिर टूटा हुआ नहीं कहा जा सकता। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। क का, क जो है एक प्रकार का वर्ण है, क का जब आप खंडन करिएगा, वर्ण है, ये वर्ण। चलिए, हो गया। तो हमने वर्ण को अच्छे तरीके से समझा। तो हम लोग पॉइंट नोट में लिखने जा रहे हैं। देखिए, नोट्स बनाने का भी अपना अपना तरीका होता है। अभी आप लोगों ने वर्ण को समझा, उदाहरण हमने ले लिया, सही बात है। चलिए, स्टार बना के लिखिए नोट, स्टार बना के लिखिए नोट वन, नोट वन लिखिए। वीवीआई पॉइंट है, जितने भी नोट्स होंगे जो नोट करके लिखवाएंगे उसको वीवीआई पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। वो एमसीक्यू में पूछने की संभावना उसकी ज्यादा होती है। अब आप लोग सुने होंगे, एक शब्द आता है अक्षर, आप लोग सुने हैं? ये अक्षर जो शब्द है वो वर्ण का ही दूसरा नाम है। अब देखिए, अक्षर, अक्षर जो है, क्षर मतलब होता है टूटना। क्षर मतलब क्या होता है? टूटना। और हमने बताया था कि नई समास का एक बेसिक सिद्धांत होता है। एक नई समास है, वो समास में जब चलेंगे तो चर्चा करेंगे। नई समास का एक बेसिक सिद्धांत, यदि किसी भी हिंदी अथवा संस्कृत शब्द के पहले क्या आ जाए? अ आ जाए, तो वो नकारात्मकता का बोध कराता है। उसका डायरेक्ट जो मीनिंग होता है वो नहीं आता है। क्या आता है? नहीं। जैसे में किया गया शिक्षित, क्या आ गया? शिक्षित। हमने कहा सही बात है, यानी कि जिसके पास शिक्षा हो उसे शिक्षित कहा जाता है। हमने कहा सही बात है। और यदि इसके आगे लगा दिए अशिक्षित, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसके पास शिक्षा नहीं हो। हमने कहा सही बात है। तो क्षर मतलब होता है टूटना। क्षर मतलब क्या होता है? टूटना। क्षर से ही एक शब्द बना हुआ है क्षय। क्षय मतलब भी क्या होता है? धीरे धीरे किसी चीज को कम होना अथवा टूटना। अब यहाँ पर अ लग गया, और अ का मतलब होता है न, और न का मतलब होता है नहीं, अर्थात कि जो टूटे नहीं। तो व्याकरण का वह भाग जिसका खंड न हो, जिसका टुकड़ा ना हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे तो अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण। यानी कि वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। तो या फिर वर्ण पूछे अथवा अक्षर पूछे, या फिर एमसीक्यू में ये पूछ दे कि वर्ण का दूसरा नाम क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा? अक्षर। क्या होगा? अक्षर। नोट बना के लिखिए, नोट वन में लिखिएगा, वर्ण का दूसरा नाम, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है, अक्षर होता है। चलिए, स्टार बना के लिखिए नोट टू, नोट टू। कल आप लोग को व्याकरण के बारे में पढ़ाए थे कि व्याकरण किसे कहते हैं, किसको किसको याद हो गया है? आप लोग को याद नहीं हुआ है? व्याकरण किसको किसको याद हो गया? फिर से एक बार हाथ उठाइए। चलिए ठीक है, जितने लोग को याद हुआ है, शनिवार को टेस्ट होगा, उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अभी तो साइलेंट मोड में ही रहना ठीक है। वाइलेंस मोड में आएंगे, अभी आप लोग हमसे अच्छे तरीके से परिचित हो जाए, उसके बाद ना
हमारा स्वभाव समझ लीजिए उसके बाद। इसलिए कि देखिए, संभव ऐसे नहीं है। आप यदि सोचते हैं कि क्लास में आएंगे, बैठेंगे, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनेंगे, लास्ट में भोज भवती होगा, आएंगे और आपको कहा जाए कि प्रसाद ले लीजिए, तो ऐसा बात नहीं है। हालांकि हो रहा है जी, हाँ महाराज, चलिए समझिएगा ध्यान से। कल हमने एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था, व्याकरण शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसको किसको पता है? व्याकरण शास्त्र का जनक आपको पता है? और कोई खड़े हो जी, बताइए। पाणिनि जी को जो है वो व्याकरण शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में तो इससे नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज हो, कोई प्रश्न पूछ देगा तो उस स्थिति में ये नहीं होना चाहिए। तो नोट 2 में लिखिए, व्याकरण शास्त्र के जनक, व्याकरण शास्त्र के जनक, व्याकरण शास्त्र के जनक आचार्य पाणिनि जी महाराज हैं। आप लोग महाराज मत लगाइएगा, आचार्य पाणिनि हैं। अभी क्लास में चर्चा करेंगे कि आचार्य और प्राचार्य में क्या अंतर होता है। नाम पे मत जाइएगा, इनके काम पे जाना है। इन्होंने ही जो है वो महेश्वर सूत्र दिया था। आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है, महेश्वर सूत्र इन्होंने दिया हुआ था। डमरू शंकर जी जब बजाना प्रारंभ किए तो उनके डमरू से जो ध्वनि निकली, उससे उन्होंने जो है 14 महेश्वर सूत्र तैयार किए, जिससे संस्कृत व्याकरण की नींव पड़ी। समझ में आया कि नहीं? आपके सिलेबस में नहीं है, यदि समय मौका मिल जाएगा, सिलेबस आप लोग का कवर हो जाएगा, तो 14 महेश्वर सूत्र के बारे में वर्णन करेंगे। अब कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, और पंखा चल रहा है, और यदि आप अपने मन में मनन करें कि पंखा जो है सीताराम सीताराम बोल रहा है, तो लगेगा कि हाँ बोल रहा है। यदि ट्रेन चले और यदि आप मनन कर रहे हैं कि हर हर शंकर बोल रहा है ट्रेन, तो स्थिति में आपको लगेगा कि सही बोल रहा है। वैसे ही जब शंकर जी डमरू बजाना प्रारंभ किए, तो उनके मन में आगे ही बैठी है और पीछे घूम के बात कर रही है। तो जब शंकर जी ने डमरू बजाना प्रारंभ किया, तो उससे जो है पाणिनि जी के दिमाग में लगा कि डमरू ये बोल रहा है, तो उससे अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकली, और उन ध्वनियों को एकत्र करके जो है उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार के सूत्र तैयार किए। उसका जो प्रमुख सूत्र है वो महेश्वर सूत्र है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि आप लोग के सिलेबस में नहीं है इसलिए अभी आप चर्चा नहीं करेंगे। ज्ञान के लिए जब सिलेबस खत्म होगा तो चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि सबसे जो बेसिक न्यू है उसी से है, और जो वर्ण विचार हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरा जो है उसी के अंदर कवर होता है। प्रत्यय आ जाता है, उपसर्ग आता है, सभी इसी के अंदर क्लियर होता है। अब हम लोग के पढ़ने की बारी है कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया। किसको किसको पता है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन बता सकता है? वर्ण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बहुत सुंदर, स्वर और व्यंजन। वर्ण जो है वो 2 प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। अब एमसीक्यू बन गया भाई साहब कि बताइए वर्ण को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या आंसर होगा? 2। चलिए स्टार बना के लिखिए, वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार लिखिए। वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। चलिए बीचों बीच कॉपी के बनाइएगा वर्ण, और उसको खंडित करके स्वर और व्यंजन लिख दीजिए। हो गया जी?
अब स्वर और व्यंजन को समझने से पहले हम लोग लॉजिक लेंगे, और लॉजिक जो होता है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। एक बाबूजी थे, ठीक है, कौन थे? बाबूजी। अब बाबूजी के दो लड़के हुए, एक छोटका भैया एक बड़का भैया, समझ में आया कि नहीं? तो बेसिक नियम यह है, हम लोग सभी जानते हैं कि जो सबसे पहले धरती पर आता है वो बड़ा होता है, और जो बाद में आता है वो क्या होता है? छोटा होता है। हमने कहा सही बात है। तो जो ये स्वर है वो सबसे पहले आया। कौन आया? सबसे पहले स्वर आया। हमने कहा सही बात है। तो उस स्थिति में बड़ा कौन होगा? स्वर की व्यंजन? स्वर। चूंकि सबसे पहले स्वर आया तो बड़ा भी कौन हुआ? स्वर। हमने कहा सही बात है। बाद में व्यंजन आया तो उस स्थिति में छोटा कौन होगा? व्यंजन। मतलब कि ये बड़का भैया है और ये कौन है? छोटका भैया। हमने कहा सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे एक बेसिक सवाल पूछते हैं, आपके दैनिक जीवन का सवाल है। आपके परिवार में यदि मान लीजिए कि आप छोटे भाई हैं तब भी सही है, बड़े भाई हैं तब भी सही है। एक परिवार में दो भाई हैं, एक छोटे भाई और एक बड़े भाई। हमने कहा सही बात है। दोनों भाई फील्ड में खेलने के लिए गए। अब बताइए, छोटका भैया ज्यादा स्वतंत्र होंगे कि बड़का भैया? समझिए ध्यान से, ज्यादा पावर किसके पास होगा? छोटका भैया के पास कि बड़का भैया के पास? बड़का भैया के पास। जो लोग छोटका भैया कहते हैं ना, बड़का भैया कहें फील्ड में आगे खेले खती, घरे भागो चुपचाप, फील्ड में तो हम लोग लेना खेल रहे, बड़ो की हो। समझ में है कि नहीं? तो ये बेसिक सिद्धांत तो होता है कि हमारे भी बड़े भैया हैं और बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। अनादर नहीं कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे हैं, आपको सामान्य तरीके से समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को सीरियस होकर नहीं पढ़ा जा सकता है। जो साइंस है इसमें दो व्यक्ति हुए महान महान, एक न्यूटन साहब हैं और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब हैं। समझ में है कि नहीं? फिजिक्स का सर यदि किसे कहा गया है, जिसे कहा गया है, तो वो है सर आइजक न्यूटन साहब, और किसी को सर की उपाधि नहीं दी गई है। लेकिन यदि सफलता, स्टूडेंट्स की सफलता देखी जाए कि किसके स्टूडेंट ज्यादा सफल हुए, तो वो किसके हुए? अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के हुए। क्योंकि न्यूटन क्लास में घुसते थे तो ऐसा मुंह बना के चलते थे, लगता था कि कब मार देंगे कोई ठीक नहीं है, कहीं क्वेश्चन पूछे या फाइट गिर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और हम लोग बिहारी लोग हैं, हम लोग का इज्जत बहुत मजबूत होता है, यदि टीचर कुछ बोल दिए तो हम लोग का इज्जत डाउन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं शांति से, लास्ट में तो प्रसादी मिलवे करेगा। समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये वाला प्रसादी हो या फिर जो मिलता है पूजा पाठ में वो वाला प्रसादी हो, ये तो मिलना ही है। और इसीलिए न्यूटन के जो स्टूडेंट है वो ज्यादा सफल नहीं हुए जितना कि किसके हुए? अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के हुए। इसलिए कि वो सिंपल साधारण व्यक्ति थे। इतना तक कि उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा हुआ है कि वो चॉकलेट लेकर के बच्चों का होमवर्क तक भी बनाते थे। चॉकलेट लाइए, होमवर्क आपका बना देंगे, ये सब भी कार्य करते हैं। तो उस स्कूल की प्रिंसिपल जो है वो इनको कंप्लेन करती थी, इनकी जो पत्नी थी इनको कंप्लेन करती थी। तो किसी भी सब्जेक्ट को जब तक आप लॉजिक से नहीं समझिएगा तब तक समझा नहीं जा सकता है, बेसिक सिद्धांत है। जो बड़ा भाई होता है वो हमेशा ज्यादा स्वतंत्र होता है, या फिर इस तरीके से देखे, हमेशा जो बड़ा होता है वो ज्यादा स्वतंत्र होता है। छोटों की अपेक्षाकृत उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता दी गई होती है, ये सामान्य बात है। जैसे में कि यदि कोई कार्य हो तो सबसे पहले पहले बड़े भाई को करने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद छोटे भाई को। लेकिन जब हम लोग ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि दोनों को ज्ञान में फर्क हो जाए, तो उस स्थिति में जिसके अनुसार जो कार्य होता है उसको दिया जाता है। छोटा भाई यदि वो कार्य कर सकता है तो छोटा भाई को दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग बचपन में होते हैं तो ज्यादा स्वतंत्रता किसको होती है? बड़े भाई को ही होती है। तो इसीलिए इसी से लॉजिक लगाइए, चूंकि सबसे पहले स्वर आया, स्वर बड़का भैया है और बड़का भैया क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अर्थात कि वह वर्ण जो स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब समझिए ध्यान से, हमारे दैनिक जीवन में जो छोटका भैया होता है वो बड़का भैया का सहायता लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। अर्थात कि व्यंजन वर्ण क्या है? वह वर्ण जो कि स्वर की सहायता से बोला जाए। किसी की सहायता से बोला जाए? स्वर की सहायता से बोला जाए, उसे व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो छोटका भैया है वो कौन से भैया की सहायता ले रहे हैं? बड़के भैया की सहायता ले रहे हैं। बस समाप्त हो गया। यही तो संस्कृत है, इसमें कुछ नहीं है। स्वर किसे कहा जाता है? वह वर्ण। पहले बताइए, स्वर वर्ण होगा कि नहीं होगा? होगा, सामान्य सा बात है। स्वर वर्ण होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे में कि बाबूजी के जायदाद उनकर लड़का के होखेला तो वर्ण के भी प्रॉपर्टी के कर होखी, स्वर व्यंजन के होखी, सामान्य बात बड़ुए। तो स्वर जो है वो भी एक प्रकार का क्या है? वर्ण है। हमने कहा सही बात है।
कैसा वर्ण है? तो वैसा वर्ण जो स्वतंत्र हो उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण। और वैसा वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे में हमारे दैनिक जीवन में हमारे बड़े भैया और हमारे छोटे भैया के अपेक्षाकृत बड़े भैया स्वतंत्र होते हैं, तो जो स्वतंत्र हुए वो बड़े भैया स्वर हैं। और जो स्वरों की सहायता से बोला जाए, अर्थात कि हम लोग छोटे होते हैं तो बड़े भैया की सहायता लेते हैं, तो बड़े भैया स्वर हो गए, छोटे भैया व्यंजन हो गए। और यदि हम स्वर की सहायता लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। सीधा सीधा लॉजिक है। वह वर्ण जो स्वतंत्र हो उसे स्वर वर्ण कहा जाता है, और वह वर्ण जो कि स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? स्टार बना के लिखिए, स्वर वर्ण। देखिए स्वर वर्ण, वाक्य का वह वर्ण, सॉरी सॉरी सॉरी, वह वर्ण, शुरू से लिखिएगा, वह वर्ण, हालांकि वह भी गलती नहीं होता। देखिए वह वर्ण जो मूलतः स्वतंत्र होते हैं, हाँ, जो मूलतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। वह वर्ण जो मूलतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। तो पूछ देगा कि बताइए, एमसीक्यू बन गए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम प्रैक्टिकल चलते हैं, प्रेजेंट टाइम में चलते हैं, फ्यूचर और पास्ट काम नहीं सोचते हैं। अभी सोचिए, यदि आ गया एमसीक्यू में कि बताइए कि कौन सा वर्ण स्वतंत्र होता है, तो क्या कहिएगा? स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है। और यहाँ पर आ जाएगा कि कौन सा वर्ण अस्वतंत्र होता है, तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा? व्यंजन वर्ण। अस्वतंत्र क्यों हो जाता है? क्योंकि बड़का भैया इस पर दबाव बनाए हुए हैं। बबुआ फील्ड में ना, चलो घरे पड़े बैठो, लंटेन बारह। समझ में कि नहीं? ये सामान्य जीवन की बात है, और सामान्य जीवन से भी हम लोग जो है सीख सकते हैं। तो इसलिए हर एक जगह से यदि कुछ उठाना हो तो उठा सकते हैं। पढ़ाई ऐसे ही की जाती है, पढ़ाई का और दूसरा पैटर्न नहीं होता है। और ये आप लोग के लिए आसान भी पड़ता होगा, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सिंपल सा बेसिक सा तरीका है, आप लोग को समझना है। संस्कृत अब आपको हार्ड लग रहा है? नहीं लग रहा है। अब कल से जो है 3 दिन व्याकरण का क्लास चलेगा, 3 दिन साहित्य का क्लास चलेगा। दोनों का एलएचएस बराबर एलएचएस हो, इसलिए हम बताए थे कि किसी भी भाषा के दो पक्ष होते हैं, व्याकरण और साहित्य। जो भाषा का इतिहास होता है जो अभी तक चला आ रहा है, उसे वर्तमान में यदि हम अध्ययन करें तो साहित्य होता है। और जिसके द्वारा भाषा अनुशासित होती है, जिससे हम लोग शुद्धता का ज्ञान करते हैं नियम और सिद्धांतों को लेकर के, तो उसे व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन होता है। जैसे अनुशासन देश को महान बनाता है, ठीक उसी प्रकार से व्याकरण जो होता है वो भाषा को महान बनाता है। तो ये चर्चा हम लोग ने किया था। तो 3 दिन व्याकरण का क्लास चलेगा और 3 दिन साहित्य का क्लास, लिटरेचर का क्लास चलेगा। तो बुक पढ़ाएंगे तो और इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग को बताएंगे, आप लोग को ऐसा ऐसा लॉजिक देंगे कि आप लोग जो है झूमने लगिएगा। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बैठा के रखे हुए हैं। अब यूट्यूब पर हमको पढ़ाने का जो है मौका नहीं मिला था, है, हम अपने जीवन में मस्त थे और हमको कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जो झेले हैं वो आप लोग ना झेले, तो इतनी कैपेसिटी थी हमारी गुरुदेव जी की कि हमको इतना ज्ञान दे दिए कि हम अच्छा खासा स्कोर कर पाए। और कहीं ना कहीं ऐसी रूढ़ियां हमारे समाज में बैठी हुई हैं, जब आप कोई भी कार्य करने चलते हैं तो आपको रोकने का प्रयास किया जाता है। तो बजरंग बली बनिए। आपका कोई लात खींचने आ रहा है तो पूंछ पकड़ा दीजिए। पूंछ देखे थे ना, लंका में जब बजरंग बली गए थे तो पूंछ पकड़ लिया था सब। अब वो लपेटते जा रहा था, लपेटा, पूंछ लंबी चली जा रही थी, तो पूंछ पकड़ाइए, पैर मत पकड़ाइए। पैर पकड़ाइएगा तो घींच देगा कि वहीं पर गिर जाएगा। पूंछ पकड़ाइए, वो लेकर के जा रहा है जितने दूर लेके चला जाए। समझ में आया कि नहीं? हाँ, कैसे? अब प्रश्न उठा, सही बात है कि कैसे पूंछ पकड़ाई जाए। तो यदि वो कहता है कि आप गलत हैं तो स्वीकार कर लीजिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं महाराज, हम गलत हैं, हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, आप सबसे बड़े अंतर्ज्ञानी हैं। समझ में आया कि नहीं? अब आपको समझाते हैं कैसे। यदि आप कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि आप जो है क्या करना चाहते हैं, आप बता दें कि हम आईएएस कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो वहीं पर आपका गड़बड़ हो जाएगा।
अब आपको ट्रोलिंग करना प्रारंभ करेगा, कलेक्टर बनबो, हाँ यही रहे है ना, बन गिलो नु, जाके देखो भैंस चरावत लो, जा भरौली फील्ड में देखो, समझ में आया कि नहीं। लेकिन अब समझिए ध्यान से, भारत में आखिर अलग अलग शासक क्यों आकर शासन करने लगे, अंग्रेज आखिरकार शासन कैसे करने लगे। भारत के राजा हाथी पर चढ़ के ऊपर लड़ते थे और अंग्रेज बंदूक से लड़ते थे। अब बताइए कि हाथी पर यदि कोई राजा बैठा हुआ है तो निशाना लगाना आसान होगा कि नहीं होगा। बस यही तो हिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ पाता है लोग। यदि आप लोगों के नजर में आने लगेंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, खतरे की घंटी आपकी बज रही है, आपको सावधान होना होगा। आप करिए, नजर के लोगों में आइए, लेकिन लोगों की नजर में आइए, लेकिन उस तरीके से आइए कि पूछ पकड़ा दीजिए। कैसे, यदि आपको कोई गलत ठहराने आए ना, एक पढ़ाई मत करियो, ठीक बा गुरुजी हम ना कर, लेकिन सुनो सबकी लेकिन करो मन की, सुनो सबकी लेकिन करो मन की। क्योंकि जीवन में जब आप चलिएगा तो आपके साथ में कोई नहीं होगा, केवल आपका ज्ञान और विद्या रहने वाला है। चाहिए यार, घर में बाबू जी कितना दिन तक रही है, माई कितना दिन तक रही है, भाई रहिए कुछ दिन तक ले ले। जहिए बवाल खड़ा भइल वो दिन बंटवारा हो जी, भैया अपना रह गई, हम अपना रह गई नहीं, छोट बानी हो सकेला कि अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बड़ बात कहत रहो हम, लेकिन ये सत्यता है और ये आप लोग अपने समाज में देख रहे होंगे। तो आपके साथ में कोई नहीं खड़े होने वाला है, तो जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला है जीवन भर, तो हम उसके मन से क्यों अपने रास्ते को चुने। आपको रास्ता अपना खुद बनाना होगा और उस रास्ते पर आपको खुद चलना होगा। तो ये सामाजिक ज्ञान है और इसे आपको बैठा करके चलना होगा। यदि आप सोचते हैं कि हम इजावत यानी खालसा प्रवचन सुन के जाए तो फिर आप गलत हैं। पढ़िए बउआ, पढ़िए, नहीं तो भरौली फील्ड में जा करके देखिए कि कितने लोग बेरोजगार हैं। और आज ही हमको पता चला कि कोई रिजल्ट आया हुआ है, उसमें भरौली के कुछ भैया लोग जो है वो निकले हुए हैं। कल हमारे डुमरिया के भी एक भैया हैं, वो सीबीआई में निकले, सीबीआई के इंस्पेक्टर बने हुए हैं। तो उन लोगों को भी ट्रोलिंग किया गया होगा, लेकिन आज वो निकले हैं। कल हम भी यहाँ पर नहीं रहेंगे, मान लीजिए कि हमेशा के लिए थोड़ी ना रहेंगे। कोई नहीं रहने वाला है आपके साथ जब तक आपके साथ जुड़े। लगही सवारथ, रामायण में लिखा हुआ है, लगही सवारथ करही प्रीति, सुर नर मुनि सब कही हर रीति। सुर मतलब होता है भगवान, नर मतलब होता है मनुष्य, और उसके बाद तो आ जाते हैं असुर, और मुनि जो है, तो सुर मतलब भगवान, भगवान भी अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, उनको भी अपना लाभ चाहिए। नर मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य तो भाई साहब स्वार्थी है ये है। और मुनि जो है, साधु संत को भी स्वार्थ, आप कहिए कि साधु संत को कैसा स्वार्थ है, वो तो अपना पूरा परिवार छोड़ के आए हुए हैं, तो उनको भी स्वार्थ है कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए जो है अपना पुण्य का अपना पिटेरा लेकर के घूम रहे हैं वो लोग। तो हम लोग मुद्दे पर आ जाते हैं, सावधान होकर के पढ़िए, और यदि नहीं पढ़िएगा तो उस स्थिति में आपकी भी टांग खींच दी जाएगी। और फिर आप जब गिरिएगा तो आपके पास, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्ग के परिवार से हैं, आपके पास उतना मौका नहीं होगा कि फिर से आप खड़ा हो सके, फिर से आप भरौली फील्ड में लौकिएगा। आ जाते हैं मुद्दे पर। तो स्वर वर्ण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो वैसा वर्ण जो कि क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अब 2-3 एमसीक्यू हैं जो कि हमने आपको बताया कि यदि प्रश्न पूछ दे एग्जाम में कि कौन सा वर्ण स्वतंत्र होता है तो क्या होगा, स्वर वर्ण, और कौन सा वर्ण असवतंत्र होता है तो क्या होगा, व्यंजन वर्ण। बहुत सुंदर। अब कुछ और है जो कि आपको लिखवा रहे हैं, नोट 1 बना के लिखिएगा, नोट 1, नोट 1, नोट 1 बना के लिखिए। संस्कृत में, संस्कृत में कुल स्वर वर्णों की संख्या, कुल स्वर वर्णों की संख्या 13 है। कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 13। एमसीक्यू बनेगा कि बताइए संस्कृत में कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 13। चलिए हो गया जी। जैसे में लिखिए, जैसे कॉमा करके लिखते जाइएगा, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए।
एक छूटा हुआ है जी। रुको, लरी है वो वाला। चलिए, समझ नहीं आ रहा है क्या? देखिए बता रहे हैं। ये अ है, ये आ है, ये हर्षी है, ये दुर्घई है, ये हर्षऊ है, ये दुर्घऊ है, ये री है, ये लरी है, ये बड़ा वाला री है। इसमें एक बड़ा वाला री भी आता है, समझ में है कि नहीं? वो ह्रस्व व्यंजन और दीर्घ व्यंजन जब पढ़ाएंगे तो सॉरी, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जब पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। ये बड़ा वाला री है, ए है, ए है, ओ है, औ है। संख्या पूरी 13 हो गई। चलिए, अन्न अह क्या होता है? आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अन्न और अह जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अन्न जो होता है वो अनुस्वार होता है, अह जो होता है विसर्ग होता है, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से आयोगवाह कहा जाता है। वो चर्चा हम करेंगे। उतार लीजिए। हो गया? तो स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 13। कितनी है? 13। चलिए, अब स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस स्थिति में कल के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वरों को कुल कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन उससे पहले अभी कॉपी बंद नहीं करना है, आप लोग लिख लीजिए कि कौन कौन से उसके प्रकार हैं। पूरी विस्तार से चर्चा हम कल करेंगे कि कौन कौन से स्वर। स्टार बनाइए और लिखिए स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार लिखिए। स्वर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। स्वर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब इन तीनों को समझने का साइंटिफिक तरीका हम लोग कल के क्लास में नहीं, सोमवार के क्लास में देखेंगे। कल से आप लोग का लिटरेचर का बुक चालू होगा और उसमें हम लोग देखेंगे। बैलेंस बनाए रखने के लिए और सिलेबस को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए हम लोग 3 दिन ग्रामर और 3 दिन जो है वो लिटरेचर का बुक पढ़ेंगे, ठीक है? यदि किसी के पास संस्कृत का बुक होगा तो वो अपना संस्कृत का बुक लेकर के आएगा। शनिवार को आप लोग को पहले से ही सूचित कर दे रहे हैं। आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, उसका एक ही तरीका तरीका है जिसका नाम है टेस्ट, एग्जाम, जिसको कहा जाता है पर इच्छा। पर मतलब होता है दूसरा, और इच्छा मतलब आप लोग समझते ही हैं, जो दूसरे की इच्छा से होती है। तो हमारी इच्छा से होगी और शनिवार को हम लेंगे टेस्ट। ये टेस्ट इसलिए नहीं है कि एग्जाम में कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, हमारी पढ़ाई आपको कितना समझ में आ रही है ये हमको बस जानना है। क्लेरिफिकेशन हम अपना करना चाहते हैं, तो इसलिए हम आपका टेस्ट लेंगे। उसमें आप कितना स्कोर करते हैं यही प्रूव करेगा कि हमारी पढ़ाई आपको कितना समझ में आ रही है। यदि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा बात है कि आपको हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है। यदि नहीं करते हैं तो उसके लिए दूसरा भी उपचार तरीका देखा जाएगा और अच्छे तरीके से संशोध किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आया? यदि आप लोगों को कोई, हाँ बोलिए। अच्छा, बड़ा वाला री नहीं दिया रहता है? उसके उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन कर के क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे होता है। क्योंकि जब तक आप बड़ा वाला ही, बड़ा को दीर्घ कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, तो जब तक इसमें जाएंगे नहीं, इन महाशय को देखेंगे नहीं, तब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। तो जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे कल, कल नहीं सॉरी सोमवार को पहुंचेंगे, तो इस स्थिति में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे आप विश्वास करिएगा, और आपको प्रमाण भी दिखाएंगे। आपको प्रमाण, बिना प्रमाणिक तौर पर हम कोई भी चीज को पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय जो होता है साइंटिफिक होता है। यदि आप उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़े, क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़े, तो आपको प्रूव करना नहीं आएगा।
जैसे हमने वर्ण को प्रूव करके दिखाया, ठीक हर एक टॉपिक को प्रूव करके दिखाएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत। चलिए आज की सभा में इतना ही, बाकी की